नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हम भारतीय राज्य व्यवस्था के सिलेबस के बारे में बातचीत कर रहे थे, जो जीएस पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था लगा हुआ है। तो आज हम बातचीत करेंगे प्रैक्टिस सेट 10 के बारे में। आज हम अभी तक आप लोग सब्जेक्टिव वाइज़ शॉर्ट नोट्स देख रहे थे, लेकिन आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है वो यूपीएलटी, यूपीजीआईसी, जीडीसी के जीएस पेपर के अनुसार है। इसमें सब कुछ मिक्स है, सारे सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इससे अंत तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो लेक्चर से। पहला प्रश्न, चंडी शतक का लेखक कौन है? तो चंडी शतक के राइटर ऑप्शन ए चामुंड राय, बी चंदबरदाई, सी हर्षवर्धन, डी बाणभट्ट। तो चंडी शतक का लेखक कौन है आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना है चंडी शतक। बाणभट्ट का जो काल था वो कौन सा था? तो वो 7वीं सदी था। और इनकी अन्य रचनाएं कौन सी है? तो कादम्बरी है बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित। तो बाणभट्ट कौन कौन सी बुक लिखे थे? तो कादम्बरी लिखे थे, हर्षचरित लिखे थे और चंडी शतक लिखे थे। और 7वीं सदी का इनका काल था, ये 7वीं सदी में ये सब लिख रहे थे। और इसके अलावा ये हर्षवर्धन जो है इनके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय बजट 2025 से 26 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो मखाना बोर्ड की स्थापना कब कहाँ हुई, या फिर केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार ने किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की? तो ऑप्शन ए बिहार इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं पे जोर देंगे, ध्यान देंगे कि इसमें पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो इधर जलप्रपात है, इधर नदी है। तो वाटरफॉल बोले या फिर झरना, इसको बोले समझने के लिए कि कौन सा झरना किस नदी पर है। तो ऑप्शन ए कुंचिकल बराही नदी, बी चित्रकूट मंदाकिनी नदी, सी एंजल चूरून नदी, डी दूध सागर जो झरना है या जलप्रपात है वो मांडवी नदी। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चित्रकूट मंदाकिनी। जो कुंचिकल जलप्रपात है या फिर झरना है वो बराही नदी पर है। और ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कुंचिकल झरना कहाँ है? कर्नाटक। सबसे ऊंचा झरना है जो कुंचिकल झरना है। और चित्रकूट मंदाकिनी नदी पर ना होकर ये है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट झरना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर। एंजल जलप्रपात कहाँ है? तो ये है चूरून नदी पर, लेकिन है कहाँ? तो ये है वेनेजुएला में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, लेकिन यह है कहाँ? तो गोवा में। तो ये हम ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? ऑप्शन ए तराई क्षेत्र, बी बुंदेलखंड क्षेत्र, सी पूर्वी क्षेत्र, डी मध्य क्षेत्र। तो सोयाबीन की फसल मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है? सोयाबीन की फसल के लिए इसको जो यूपी गवर्नमेंट है काफी आगे भी बढ़ा रही है कि ताकि यहाँ पे और भी ये लोग अच्छे से पैदावार कर सके। तो ये मुख्यतः कहाँ उगाई जा रही है? तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम मिशन 4 AX4 के चालक दल का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए स्लावोस उजनान्स्की विस्निएव्स्की, ऑप्शन बी पेगी एनेट विटसन, सी ग्यूला सेरेनी, डी शुभांशु शुक्ला। तो एक्सियोम मिशन 4 के जो सदस्य थे वो स्लावोस उजनान्स्की विस्निएव्स्की भी हैं, पेगी एनेट विटसन भी हैं और शुभांशु शुक्ला भी थे। इसके कौन नहीं थे? तो ग्यूला सेरेनी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये जो ग्यूला सेरेनी है ये एक्सियोम मिशन 4 के सदस्य नहीं थे। और उसके अलावा
जो ये स्लावोज उजनास्की हैं, ये किस देश से थे? तो ये पोलैंड से, और ये मिशन विशेषज्ञ थे। ये स्लावोस जो हैं वो पोलैंड से थे और विशेषज्ञ थे मिशन के ये। पेगी एनेट विल्सन जो है ये कमांडर थे, ये कमांडर, और ये कहाँ से थे? तो यूएसए से। बाकी शुभांशु शुक्ला को आप लोग जान ही रहे हैं, ये इंडिया से थे और ये मिशन के पायलट थे। प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी मौलिक अधिकार में, डी मौलिक कर्तव्य में। तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। तो किसमें शामिल है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसको डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और किस आर्टिकल में आता है? तो जिन्होंने मेरा अनुच्छेद का वीडियो लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि आर्टिकल 51 में हमने बताया भी था इसको, कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। आर्टिकल 51 में ये है उल्लिखित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7, नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस क्रमशः कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 26% और 32%, बी 8% और 12%, सी 18% और 4%, डी 8% और 16%। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्रमशः कितने प्रतिशत पाए जाते हैं नैनो डीएपी में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 8% और 16%। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की इकाइयां राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन, बाकी सब सुमेलित होंगे और कौन सुमेलित नहीं है उसको हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए मलाज खंड मध्य प्रदेश, बी चित्रदुर्ग आंध्र प्रदेश, सी खेतड़ी राजस्थान, डी घाटशिला झारखंड। तो कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसका सही होगा उत्तर ऑप्शन बी चित्रदुर्ग आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कर्नाटक में है। जो चित्रदुर्ग है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कर्नाटक में है। और यहाँ पर चित्रदुर्ग में कोई भी HCL की कोई इकाई है ही नहीं। बाकी यहाँ मलाजखंड जो है वो यहाँ पे HCL की इकाई है, मध्य प्रदेश में है, खेतड़ी में भी है जो राजस्थान में है, घाटशिला झारखंड में यहाँ पे भी है। लेकिन चित्रदुर्ग में HCL का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोई इकाई नहीं है, और चित्रदुर्ग आंध्र प्रदेश में है भी नहीं, कर्नाटक में है। 9वां, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत अमरोहा जिले को किस उत्पाद के लिए चयनित किया गया है? तो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत है कि अमरोहा जो जिला है वो किस उत्पाद के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन ए गुड़, बी आम से संबंधित उत्पाद, सी संगीत वाद्य यंत्र एवं रेडीमेड वस्त्र, डी खाद्य प्रसंस्करण देसी घी। तो ये किसके लिए, किस उत्पाद के लिए अमरोहा जिला चयनित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संगीत वाद्य यंत्र एवं रेडीमेड वस्त्र के लिए। संगीत वाद्य यंत्र में क्या है? तो ये है ढोलक के लिए, जो ढोलक के लिए काफी फेमस है, और रेडीमेड वस्त्र के लिए इसको चयन किया गया है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1965, बी 26 जनवरी 1975, सी 15 अगस्त 1969, डी 26 जनवरी 1969। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1969 को। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन ए वुलर, बी नक्की, सी लोनार, डी नल सरोवर। तो कौन सी एक झील राजस्थान में है? तो वो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नक्की झील जो है वो राजस्थान में है। बाकी वुलर झील जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है वुलर झील वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। लूनर झील
ये कहाँ है? इसको लूनर झील भी बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर हिंदी में भी कई बार लूनर दे देता है, फिर लोनार भी दे देता है, तो सेम ही होगा। तो ये लूनर झील कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। लूनर झील महाराष्ट्र में है। ये खारे पानी की झील है। बाकी बचा नल सरोवर, तो ये नल सरोवर झील कहाँ है? तो ये है गुजरात में। और ये जो है एक वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य है। वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य है। कौन? तो नल सरोवर जो झील है। वेटलैंड मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, आर्द्र भूमि। जो मेरा पिछला प्रैक्टिस सेट देखा होगा पूरा, उसको पता होगा, इस पे मैंने जिक्र भी किया था। प्रश्न नंबर 12, सिलक्यारा सुरंग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी कश्मीर, डी तमिलनाडु। तो सिलक्यारा सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहा? तो उत्तरकाशी जिले में। ये जो चार धाम यात्रा है उसको सुलभ बनाने के लिए ये सुरंग का निर्माण किया गया है, सिलक्यारा सुरंग का। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। प्रश्न नंबर 13, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग NCUNF में अवस्थित है। ऑप्शन ए मेरठ, बी गाजियाबाद, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो ये नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग में अवस्थित है। तो कहाँ? ये ऑप्शन बी सही है, इसका उत्तर गाजियाबाद। प्रश्न नंबर 14, अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, एसिड रेन या फिर अम्ल वर्षा शब्द रिचर्ड टी होम्स द्वारा गढ़ा गया था। दूसरा, अम्ल वर्षा में, ये दो बार हो गया है, अम्ल वर्षा में H2SO4 और HNO3 अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ कमजोर कार्बोनिक एसिड भी होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो आप अभी एग्जाम देने जाएंगे तो अधिकांशतः, या फिर आप लोग दे जो दिए होंगे पिछले कुछ एग्जाम्स, जिनका पहला अनुभव है UPLT GIC, उनकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग दिए हैं उनको पता होगा कि ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और सुमेलित टाइप के प्रश्न। तो इसको बड़ा हम लोगों को पढ़ के देना होता है जवाब, नहीं तो फिर हम गलत उत्तर आज देकर आ जाते हैं। तो ये अलग तरीका हो गया है प्रश्नों के पूछने का आज के दौर में। कूट के कार्बोनिक एसिड भी होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कूट, ऑप्शन ए केवल 2, बी न तो एक न ही दो, सी केवल एक, डी एक एवं दो दोनों। तो हम पहले तो देखेंगे, जब हम बुक पढ़े रहते हैं तभी इसका उत्तर दे पाते हैं। इसकी तो सबसे खूबी यही होती है, अगर वन लाइनर रट के तो इसका उत्तर नहीं ही दे पाते। बहुत रेयर होता है कि वन लाइनर से इसमें दोनों मिलता जुलता रहता है। तो एसिड रेन अम्ल वर्षा शब्द रिचर्ड टी होम्स द्वारा गढ़ा गया था। तो ये जो एसिड रेन शब्द है वो रिचर्ड टी होम्स ने नहीं दिया था, बल्कि ये कौन दिया था? एसिड रेन शब्द वो रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ये रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने पहली बार एसिड रेन शब्द का प्रयोग किया था, और इन्हीं को, रॉबर्ट एंगस स्मिथ को ही अम्ल वर्षा का जनक भी कहा जाता है। अगर पूछते कि अम्ल वर्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। तो ये हम देख लिए, ये लाइन गलत है। बाकी अम्ल वर्षा में H2SO4 और HNO3 के साथ साथ कमजोर कार्बोनिक एसिड भी होता है। तो ये दूसरी लाइन जो है वो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन ए केवल 2। प्रश्न नंबर 15, एयरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किस उद्यमी ने की थी? ऑप्शन ए लैरी पेज, बी जेफ बेजोस, सी एलोन मस्क, डी रिचर्ड ब्रैंसन। तो ब्लू ओरिजिन क्या है? तो एयरोस्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना किस उद्यमी ने की थी, या फिर किस बिजनेसमैन ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन की स्थापना की थी। और इसका क्यों, इसके पीछे उद्देश्य क्या था ब्लू ओरिजिन कंपनी बनाने के पीछे? कि यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए, और ये लगातार नियमित रहें, इसके लिए इसका उद्देश्य था ब्लू ओरिजिन कंपनी को बनाने के पीछे। और इसका मिशन क्या है? तो ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है ये क्या बनाती है? तो ये रॉकेट बनाती है और अंतरिक्ष यान बनाती है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच स्थित है?
ऑप्शन ए बोमडीला दर्रा, बी दीफू पास, सी बुमला, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। या तो पास या तो दर्रा, दोनों सेम ही है। इंग्लिश में पास बोलते हैं, हिंदी में दर्रा बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच स्थिति, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दीफू पास या दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच स्थित है। और जो बोमडीला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत का लहासा क्षेत्र है उसके बीच है। तिब्बत के लहासा क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच बोमडीला दर्रा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमारे प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आपको पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही आगे आप लोगों को और प्रश्न मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर 17, यूपीडीआईसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, हिंदी में इधर है उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक निगम, बी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हिंदी में उसी को दिया हुआ है उत्तर प्रदेश विकास औद्योगिक गलियारा, सी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश विकास औद्योगिक निगम, डी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा। तो यूपीडीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। प्रश्न नंबर 18, अमाशयी रस में, अमाशयी यहाँ दिया हुआ है लेकिन अमाशयी भी होता है, पैनक्रियाज जूस भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कौन सा अम्ल प्रमुखता से पाया जाता है? तो अमाशयी रस में कौन सा अम्ल या एसिड प्रमुखता से पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। तो अमाशयी रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl भी कहा जाता है। ये क्या करता है? ये भोजन पचाने में मदद करता है और हमारे भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको भी ये मारता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस फसल को कोल फसल कहा जाता है? ऑप्शन ए लोबिया, बी फूल गोभी, सी गाजर, डी कपास। तो कोल फसल, जो कोल फसल है वो एक फसलों का समूह है। जो कोल फसल है ये एक फसलों का समूह है ये टोटल। और इसमें कौन कौन सी फसल आती हैं या फिर कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? तो आपको कैबेज, जो ये, इसका सही उत्तर पहले तो हम जान लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फूल गोभी। इसमें बंद गोभी, कैबेज आता है, फूल गोभी आती है, इसके अलावा सरसों और एक सब्जी ब्रोकली जो गोभी की तरह ही दिखती है, आप लोग देखे होंगे। ये सारी कोल फसल के अंतर्गत में ये चारों सब्जियां आती हैं। अधिकांशतः ये जो कोल फसल के अंतर्गत सब्जियां होती है वो ठंडियों में ही मिलती हैं। तो इससे भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जो फूल गोभी है, सरसों है, ब्रोकली है, कैबेज, ये सब ठंडी में ज्यादातर मिलती हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा कोल फसल फूल गोभी। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। देखते हैं तट रेखा के बारे में पूछा है कि सबसे लंबी किसकी है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात की तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। कितनी? तो 1600 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 21, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान युगांतर और संध्या क्या था? ऑप्शन ए बंगाल की क्रांतिकारी पत्रिकाएं, बी भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार, सी महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठन, डी बंगाल के क्रांतिकारी संगठन। तो युगांतर और संध्या क्या थे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान? तो ये थे बंगाल की क्रांतिकारी पत्रिकाएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो युगांतर और संध्या दोनों बंगाल की क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना का सूत्र है। ऑप्शन ए NNP इज इक्वल सकल घरेलू उत्पाद GDP माइनस मूल्य ह्रास, बी NNP इज इक्वल
जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी को आप लोग समझ गए होंगे, इसका फुल है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सी एनएनपी इज इक्वल जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। डी एनएनपी इज इक्वल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस मूल्यह्रास। तो ये गणना का सूत्र पूछा है, तो एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना का क्या सूत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा एनएनपी इज इक्वल जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि एनएनपी इज इक्वल जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। प्रश्न नंबर 23, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण किस रूप में करते हैं? ऑप्शन ए नाइट्राइट, बी नाइट्रेट, सी अमोनियम सल्फेट, डी नाइट्रोजन गैस। तो अधिकांश जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का उद्ग्रहण किस रूप में करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। प्रश्न नंबर 24, किस हार्मोन का स्राव गुर्दे या किडनी द्वारा होता है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, बी ऑक्सीटोसिन, सी रेनिन, डी थायराइड। तो किडनी द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रेनिन। तो किडनी द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा रेनिन। जो थायराइड ग्लैंड होता है इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वो है थायरॉक्सिन। देखते होंगे जब बीमार पड़ते होंगे या फिर कुछ दिक्कतें आती हैं तो डॉक्टर के पास जाओ तो वो थायराइड का टेस्ट लिखते हैं जिसमें T3, T4, TSH वगैरह की जांच होती है, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन की वो लोग टेस्ट करते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलती है। और ये थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? तो वो गले में होती है। प्रश्न नंबर 25, 2025 में खो खो विश्व कप की मेजबानी किस शहर ने की? तो 2025 में खो खो विश्व कप हुआ, उसकी मेजबानी कौन सा शहर किया? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, बी डरबन दक्षिण अफ्रीका, सी काठमांडू नेपाल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेजबानी किस शहर ने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत ने खो खो विश्व कप की मेजबानी की 2025 में, जो खो खो विश्व कप हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत। प्रश्न नंबर 26, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बाल्यावस्था का क्या नाम था? ऑप्शन ए झलकारी बाई, बी मणिकर्णिका, सी महिषी, डी रत्निका। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मणिकर्णिका। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगर आप लोग जो बनारस में रहते होंगे वो हो सकता है वो गए भी हों, 80 के पास इनकी जन्मस्थली बनाई भी गई है। वहां एक मतलब छोटा सा ही जगह है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया है, लेकिन है वहां इनकी मूर्ति बना के और घोड़ा वगैरह बनाया गया है। इनकी जहाँ जन्मस्थली है वो 80 के पास में स्थित है। एक मणिकर्णिका जो है वो दलित साहित्य भी है। इसको कौन लिखा था? जो हिंदी के लोग हैं वो लोग जानते होंगे, तुलसी राम द्वारा लिखी गई है। मणिकर्णिका नाम की एक आत्मकथा है जो तुलसी राम द्वारा लिखी गई थी। दलित आत्मकथा है मणिकर्णिका। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? पर्यावरण आंदोलन और क्षेत्र। यहाँ पर्यावरण आंदोलन दिया है और ये कहाँ हुए थे उसका दिया हुआ है। पहला साइलेंट वैली आंदोलन केरल, दूसरा अप्पिको आंदोलन सिक्किम, तीसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात एवं मध्य प्रदेश। और इसका कूट देख लेते हैं। ए केवल 2 और 3, बी सभी 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 1 और 3। तो अब देखते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित है। ये पर्यावरण आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे उसके आधार पे है कि किस क्षेत्र में हुए, उसके आधार पे हम मिलाएंगे कि कौन सा कूट सही है। तो इसका सही उत्तर होगा पहले तो साइलेंट वैली आंदोलन जो है वो केरल में हुआ था, ये भी सही है। और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात एवं मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 3। तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बाकी अप्पिको आंदोलन सिक्किम में नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था? अप्पिको आंदोलन जो है वो कर्नाटक में हुआ था। अब ध्यान रखेंगे कि अप्पिको आंदोलन कहाँ हुआ, तो वो कर्नाटक में हुआ था। बाकी साइलेंट वैली आंदोलन केरल में, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात एवं मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भवन निर्माता सही सुमेलित नहीं है?
तो ये युग्म है, ये भवन है, ये महल कौन कौन बनवाए थे उसी के आधार पे है। तो इधर महल दिया गया है और कौन बनवाया है उसका नाम है। इसमें से देखेंगे कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए खास महल जहांगीर, बी केसर बाग महल वाजिद अली शाह, सी जहांगीर महल अकबर, डी ताजमहल शाहजहां। तो ताजमहल तो सब लोग जानते होंगे कि शाहजहां बनवाए थे, तो ये तो सही ही हो गया। ऐसे ही आप लोग समझ रहे होंगे। जहांगीर महल अकबर बनवाए थे, केसर बाग महल वाजिद अली शाह बनवाए थे, ये भी सही है। ये जो खास महल है वो जहांगीर नहीं बनवाए थे, इसको बनवाए थे शाहजहां ने। खास महल कौन बनवाया था? शाहजहां। ये आगरा के किला में है जो खास महल है, ये शाहजहां अपने रहने के लिए बनवाए थे। काफी खूबसूरत है, जो आगरा के किला में गए होंगे उनको पता होगा, वो देखे होंगे इसको। तो इसका सही उत्तर होगा खास ऑप्शन ए, शाहजहां जो है खास महल बनवाए थे, न कि जहांगीर। प्रश्न नंबर 29, तारे रात में टिमटिमाते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए वायुमंडल के अपवर्तन के कारण, बी वायुमंडल के परावर्तन के कारण, सी वे ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, डी वायुमंडल के विवर्तन के कारण। तो तारे रात में टिमटिमाते हैं क्योंकि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 30, उत्तर प्रदेश में किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आगरा, बी कन्नौज, सी इटावा, डी फिरोजाबाद। सुहाग नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, किस शहर को उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फिरोजाबाद को। क्यों? ये जो फिरोजाबाद है वो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ कांच की चूड़ियां बहुत ज्यादा बनती हैं और जो कांच की चूड़ियां हैं ये सुहाग की निशानी मानी जाती है, इसलिए इसको सुहाग नगरी कहा जाता है फिरोजाबाद को। तो उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी और हमारा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सबको देखिएगा। जहां जहां मुझे लगा है कि इसके ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करना चाहिए वहां वहां हमने इसके ऑप्शन को भी डिस्क्राइब किया है। तो आप लोगों का 30 क्वेश्चन के बदले अगर हम अपनी नजरिए से देखें तो 45 से 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये। तो इसलिए आप लोग पूरा अंत तक इसको देखते रहिए और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे इससे भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट अभी हम आपको लेकर आएंगे जिससे आप लोगों को एग्जाम में काफी लाभ होगा। तो फिर मिलते हैं अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।